ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गया था हमारा छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा। अब हम लोग चल रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में समझते हैं। ठीक है, ओके। अब पहले पॉलिटिकल पार्ट कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके फिजिकल पार्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। मुंबई से ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा थाने। मुंबई से ऊपर थाने, थाने से ऊपर पालघर, थाने से ऊपर पालघर, पालघर के सामने नासिक, पालघर के ऊपर नासिक, 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 नासिक के इधर देखेंगे तो औरंगाबाद, औरंगाबाद, नासिक से लगा हुआ औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद के ऊपर जलगांव, 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 जलगांव। ठीक है, जलगांव, जलगांव से लगा है बुल्ढाना, 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 हाँ बुल्ढाना, बुल्ढाना। बुल्ढाना के बाद दो डिस्ट्रिक्ट को कैंसल मारो, आ जाएगा वर्धा, 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 वर्धा। और वर्धा के आगे नागपुर, 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 नागपुर। ठीक है, तो हमें अगर हम ऊपर वाले सेक्शन की बात करें, पूरे के पूरे नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक वाले में, तो हमें ये सेक्शन में इतनी डिस्ट्रिक्ट को याद रखने हैं। अभी इनके स्पेसिफिकेशंस भी बताऊंगा। पहले हम कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पढ़ने हैं उनको याद करते हैं। ठीक है, लोकेशन क्या है उनकी स्पेसिफिक। जैसे मुंबई, मुंबई के ऊपर थाने, थाने के ऊपर पालघर, पालघर के सामने नासिक, नासिक से लगा हुआ नीचे औरंगाबाद, औरंगाबाद के ऊपर जलगांव, जलगांव से लगा है बुल्ढाना, बुल्ढाना के बाद दो डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, आ जाएगा वर्धा, वर्धा के बाद नागपुर, वर्धा के बाद नागपुर। ठीक है, नागपुर, नागपुर। ठीक है, वापस चलते हैं। वापस पहले कहां से शुरू करेंगे? मुंबई, मुंबई के बाद थाने, थाने के बाद पालघर, पालघर के बाद नासिक, नासिक के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद जलगांव, जलगांव से लगा हुआ है बुल्ढाना, दो डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, आ जाएगा वर्धा, वर्धा के बाद नागपुर, नागपुर। ठीक है, पहले ब्लैंक मैप में इसको कवर करते हैं। 1 नंबर मुंबई, 2 नंबर थाना, 3 नंबर पालघर, 4 नंबर नासिक, 5 नंबर है अहमदाबाद। यहाँ कहां से जाएगा? औरंगाबाद, औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद के ऊपर 6 नंबर जलगांव, फिर 6 नंबर जलगांव, जलगांव के बाद हमको ये 7 नंबर बुल्ढाना, 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 दो डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, 8 नंबर वर्धा और 9 नंबर नागपुर। ठीक है, 9 नंबर नागपुर, 9 नंबर 9 से नागपुर। ठीक है अब मैं नंबरिंग डालूंगा, मुझे बताना कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ताकि एकदम अच्छे से पहले क्लियर हो जाए। 1 नंबर नागपुर, 2 नंबर वर्धा, 3 नंबर बुल्ढाना, 4 नंबर जलगांव, 5 नंबर औरंगाबाद, 6 नंबर नासिक, 7 नंबर थाना, 8 नंबर पालघर, 9 नंबर मुंबई। समझ में आया? ओके, इतना डिस्ट्रिक्ट। अब हम लोग थोड़ा सदर नीचे साइड में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग मुंबई, मुंबई, मुंबई के सामने देखेंगे तो पुणे, मुंबई से नीचे आएंगे पुणे, 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 पुणे से नीचे आएंगे तो सतारा, 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 सतारा से नीचे आएंगे तो रत्नागिरी, 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 और रत्नागिरी से लगा हुआ है कोल्हापुर, कोल्हापुर,
कोल्हापुर, कोल्हापुर। समझ में आया? ओके, ठीक है। फिर से नीचे हमें क्या देखना है, अगर हमें पूना साइड जाना है तो मुंबई से हम नीचे जाएंगे पूना, पूना से नीचे सतारा, सतारा से लगा हुआ नीचे रत्नागिरी, और रत्नागिरी के नीचे कोल्हापुर। ठीक है, कोल्हापुर, कोल्हापुर। और इस मुंबई में जहां तेलंगाना है, तेलंगाना के पास एक ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, लातूर, लातूर, लातूर। लातूर किस लिए फेमस है? लातूर, लातूर। यहाँ पर एक बार बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, याद है? लोनार वाला, लोनार लेक बुल्ढाना में है। लातूर में अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक सन 2000 में। अर्थक्वेक, बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था, मैं बताऊंगा। हाँ, गुजरात के भुज में भी आया था, महाराष्ट्र के लातूर में भी आया था। ठीक है, महाराष्ट्र का ये जो लातूर वाला एरिया है ये भी अर्थक्वेक प्रोन जोन है। तो यहाँ पर बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था, मैं इसका वीडियो भी दिखा दूंगा। ठीक है, अभी पहले इतना ये सारी की सारी चीज याद हुई। एक बार वापस से करते हैं, पूरा एक साथ याद करते हैं। ठीक है, जैसे मुंबई, थाना, पालघर, नासिक, औरंगाबाद, जलगांव, बुल्ढाना, फिर 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, वर्धा, नागपुर। फिर नीचे आ जाओ, थाना से नीचे पुणे, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर। ठीक है, कोल्हापुर। और लास्ट में याद रखना है लातूर। ठीक है, लातूर। ओके, ब्लैंक मैप में देखें, जैसे ये अगर मैं 1 नंबर अभी करता हूं, 1 नंबर क्या है? पुणे। 2 नंबर सतारा, 3 नंबर रत्नागिरी, अबे जलगांव इधर है, रत्नागिरी। 4 नंबर कोल्हापुर। ठीक है, क्या है? कोल्हापुर, कोल्हापुर मसाला। ठीक है, तो ये इतना चीज याद हुआ। ठीक है, और इसमें मैंने बताया था कि ये लास्ट में याद रखना है, ये लातूर। ठीक है, लातूर। चलो अब हम लोग एक एक इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मुंबई की, कोई पूछेगा कि 7 पहाड़ों का शहर, ठीक है, 7 पर्वतों का शहर किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। ठीक है, हाँ, इटली की कैपिटल रोम को 7 पर्वतों का शहर कहते हैं। लेकिन कहेगा कि 7 टापुओं का शहर मुंबई को। ठीक है, टापू, ये उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो तेरे को ऐसे दिखा के समझाना पड़ेगा। तो टापू, टापू क्या होते हैं? छोटे 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 आइलैंड्स के टुकड़े जब मिल जाते हैं उसे ही टापू कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हिंदी में ये मान ले छोटा छोटा टुकड़ा है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा, इसे क्या कहेंगे? टापू कहेंगे। ऐसे ही 7 छोटे छोटे टुकड़ों पर बसा हुआ है मुंबई, या यही 7 छोटे छोटे टुकड़े जब आपस में पास आ करके मिल गए तो जो शहर इस पे बसा कहलाया मुंबई। इसलिए मुंबई को क्या कहते हैं? 7 टापुओं का शहर, 7 आइलैंड्स, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। हाँ, मुंबई ना, बरोबर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, मैं बाद में पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, अभी सिर्फ समझाने पर फोकस करता हूँ और याद कराने पर। ठीक है, ओके। तो कहेगा 7 टापुओं का शहर, सिटी ऑफ 7 आइलैंड मुंबई, सिटी ऑफ 7 आइलैंड मुंबई। ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला शहर यहाँ
महाराष्ट्र में मुंबई, मोस्ट डेंस सिटी मुंबई, सबसे डेवलप्ड मुंबई, शेयर मार्केट मुंबई में। बात समझ में आया? जितनी भी चीजें हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं मुंबई में, पोर्ट्स हैं मुंबई में, सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई पोर्ट। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मुंबई की खासियत, पहली बात क्या याद रखना कि मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं? सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, 7 टापुओं का शहर। 7 टापुओं का शहर मुंबई, ठीक है? 7 टापुओं का शहर मुंबई। बात समझ में आया? ओके। मुंबई के हम नीचे अगर देखेंगे ना, मुंबई में ही मतलब ऐसे सदर्न साइड में, तो हमें मिलेगा ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे क्या मिलेगा? ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे क्या है? ट्रॉम्बे में हमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर देखने को मिलेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? BARC। BARC, ठीक है? BARC। BARC कहाँ है? मुंबई में। BARC कहाँ है? मुंबई में, ठीक है? मुंबई के निचले वाले सेक्शन में हमें ट्रॉम्बे देखने को मिलेगा। तो BARC। BARC कहाँ है? मुंबई में। BARC कहाँ है? मुंबई में, ठीक है? 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? मुंबई को। कहेगा मुंबई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस रिवर के किनारे? तो मुंबई मीठी रिवर के किनारे बसा हुआ है। लेकिन मीठी रिवर में सारे शहर की जो गंदी नालियां हैं जाकर के उसी में डंप हो जाती हैं, जिसकी वजह से मीठी रिवर आज एक नाले का रूप ले चुका है, ठीक है? मीठी रिवर क्या हो गया है? वो अभी वो नाला हो गया है। तो अगर कभी पूछा कि मुंबई किस शहर के किनारे है, तो मीठी रिवर के किनारे, ठीक है? बताओ, नाम उसका मीठी रिवर था, उसको नाला बना दिया इंसानों ने, ठीक है? इतना क्लियर हुआ मुंबई के बारे में? मुंबई। मुंबई के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? थाने। मुंबई के ऊपर क्या देखने को मिलेगा? थाने, ठीक है? कहेगा कि भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, ठीक है? लेकिन कहेगा कि भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से कुर्ला, मुंबई से कुर्ला, ठीक है? मुंबई से कुर्ला। जो पहली इंजन वाली, अगर भाप वाली ट्रेन कहेंगे तो मुंबई से थाने, लेकिन पहली इलेक्ट्रिक मुंबई से कुर्ला, मुंबई से कुर्ला 1853 में, 1853 में। और जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो 1925 में, ठीक है? 1925 में, 1925 में। समझ में आया? ओके। थाने, थाने क्लियर हो गया। थाने ट्रेन, पहली ट्रेन चली थी, इसके लिए फेमस है थाने। थाने किस तरीके से? उसके बाद थाने के ऊपर हम देखेंगे तो पालघर। पालघर, पालघर में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा तारापुर। तारापुर, भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर, ठीक है? 1972 में इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में लगा हुआ था, USA की हेल्प से, ठीक है? तारापुर, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर कहाँ है? पालघर। पालघर में, पालघर में, पालघर में। इतना क्लियर है? ठीक है। पालघर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा नासिक। नासिक, नासिक, नासिक। पूरे भारत में मैक्सिमम ऑनियन की सप्लाई नासिक से होती है। नासिक किस लिए फेमस है? तो अंगूर के लिए फेमस है। नासिक में ही हमें देखने को मिलेगा शिरडी, साईं बाबा का मंदिर, शिरडी, ठीक है? शिरडी, शिरडी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? नासिक में। नासिक डिस्ट्रिक्ट में हमें शिरडी देखने को मिलेगा। नासिक से 3 चीजें, अनियन की सप्लाई नासिक से होती है, ग्रेप्स नासिक से होती है। अच्छा, उसी अंगूर को अगर ड्राई कर दो तो क्या बन जाता है? मुनक्का या किशमिश, ठीक है? तो जिस फ्रूट को अगर हम ड्राई कर देते हैं तो कहलाता है ड्राई फ्रूट। समझे? जिस फ्रूट को हम ड्राई कर दे तो क्या कहलाएगा? ड्राई फ्रूट। तो नासिक किस लिए फेमस है? नासिक का अंगूर, अंगूर ग्रेप्स के लिए फेमस है। अनियंस यहाँ से सप्लाई होती है। और नासिक में हमें मिलेंगे शिरडी के साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा। बात समझ में आई? शिरडी के साईं बाबा। ओके, आगे चले। ओके, पहले वापस आते हैं। मुंबई, 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं?
मुंबई, मुंबई किस नदी के किनारे है? मीठी नदी। ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे कहाँ है? ओके, ट्रॉम्बे में हमें क्या देखने को मिलता है? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तारापुर कहाँ है? पालघर में। तारापुर भारत का पहला परमाणु बिजली घर, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है। नासिक में शिरडी बाबा, शिरडी के साईं बाबा। ऊपर चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा जलगांव, जलगांव, जलगांव। जलगांव किस लिए फेमस है? तो यहाँ पर हमें मिलेगा भुसावल। जलगांव तो रेलवे स्टेशन भी है, और जलगांव डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलेगा भुसावल। ठीक है, भुसावल। और भुसावल केला के लिए फेमस है, भुसावल केला के लिए फेमस है। तो पूछेगा कि केला अनुसंधान केंद्र, बनाना रिसर्च सेंटर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में। और यहाँ भुवनेश्वर कहाँ से आ जाएगा? वो भुसावल के बाद बता रहा हूं मैं, भुसावल है। जलगांव में क्या है? भुसावल, भुसावल का केला। ठीक है, भुसावल का केला। लेकिन केला अनुसंधान केंद्र, केला अनुसंधान केंद्र यानी बनाना रिसर्च सेंटर तमिलनाडु के तिरुचि में है। ठीक है, तमिलनाडु के तिरुचि में। यहाँ भुसावल का केला इतना बड़ा बड़ा होता है कि 3 केला खा लो पेट भर जाएगा एकदम। ठीक है, हाँ ठीक है, वहाँ उस क्वालिटी और बड़ा बड़ा होता है, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो सब अधिक केले का प्रोडक्शन तो हमें साउथ साइड में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ का जो है भुसावल का केला वो साइज के लिए फेमस है। ठीक है, 3-4 केला खा लो, ये दिखाई दे रहा है, 3-4 केला खा लो पेट वेट एकदम भर जाता है। तो ज्यादा से जो महाराष्ट्र में केले का सप्लाई होता है मोस्टली भुसावल वगैरह से होता है। उसके बाद नासिक में हमें ये शिरडी बाबा, शिरडी के साईं बाबा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जलगांव समझ में आ गया। ओके, अच्छा, नासिक के जलगांव के नीचे वाला एरिया ये है औरंगाबाद। औरंगाबाद में हमें देखने को मिलेगा बीबी का मकबरा। ठीक है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा। और औरंगाबाद शहर का नाम औरंगाबाद किसने रखा था या उसे किसे बसाया था? तो औरंगजेब ने। अब इस औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, इसे कर दिया गया है संभाजी नगर, संभाजी नगर, संभाजी नगर। हमें औरंगाबाद में शिवाजी म्यूजियम देखने को मिलता है। ठीक है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, शिवाजी म्यूजियम औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नाम बदल के क्या हो गया है? संभाजी नगर, संभाजी नगर। और जो बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा, उसे ताजमहल का घटिया नकल या द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं। ये दिखाई दे रहा है, इधर 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 ये, हाँ ठीक है, इसे ताजमहल का घटिया नकल या द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंगूर कहाँ का फेमस है? नासिक का, नासिक का अनियन और अंगूर, नासिक का अनियन और अंगूर। BARC कहाँ है? साउथ बॉम्बे ट्रॉम्बे, साउथ बॉम्बे को क्या कहते हैं? ट्रॉम्बे। ठीक है, साउथ बॉम्बे ट्रॉम्बे, साउथ बॉम्बे ट्रॉम्बे। ठीक है, साउथ बॉम्बे ट्रॉम्बे। शिरडी कहाँ है? नासिक। और केला कहाँ का फेमस है? जलगांव में कौन से प्लेस? भुसावल। भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है। भुसावल। ठीक है, भुसावल। औरंगाबाद का नाम बदल के क्या हो गया? संभाजी नगर, संभाजी नगर। औरंगाबाद में हमें क्या देखने को मिल जाएगा? बीबी का मकबरा और शिवाजी म्यूजियम, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। ठीक है, अब उसको आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलेगा बुल्ढाना, बुल्ढाना। बुल्ढाना जिले में कई हजार साल पहले, आज से 50-60 हजार साल पहले, अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा आया और धड़ाम से इसी गिर गया। और जब धड़ाम से गिरा तो वहां बन गया एकदम गड्ढा, और जब बारिश हुई तो उस गड्ढे में भर गई पानी,
और उस जगह का नाम पड़ गया लोनार लेक। लोनार वाले विलेज में गिरा था तो उसको कहा गया, क्योंकि वो लेक बन गया पूरा, और उसकी वजह से उसे क्या कहा गया, लोनार लेक। लोनार लेक। अब ऐसे कोई भी लेक जो मेटेरॉइड्स वगैरह, जिसका मतलब उल्का पिंड कहते हैं ना, ऊपर से आएगा धड़ाक से गिरेगा, तो उल्का पिंड से कोई अगर लेक बनता है तो उसे हम कहते हैं क्रेटर लेक। ठीक है, क्रेटर लेक। क्रेटर लेक कहेगा कि भारत में एकमात्र क्रेटर लेक कहाँ है, बुल्ढाना के लोनार में। ठीक है, बुल्ढाना के लोनार में। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा लोनार लेक। अब इसका पानी कभी कभी पिंक हो जाता है तो कभी कभी हरा हो जाता है। ठीक है, जैसे दिखाई दे रहा है, कभी पिंक हो जाता है तो कभी हरा हो जाता है। क्यों? तो यहाँ पर कुछ एल्गीज पाए जाते हैं। वो एल्गी का कलर, जैसे हम लोग गांव में देखते हैं ना कि हमारा गड्ढा गुढ़ी रहता है तो उसका पानी कभी कभी एकदम हरा हो जाता है, तो उसमें काई लग जाता है, इसकी वजह से वो हरा हो जाता है। तो वैसे ही कुछ एल्गीज होते हैं जो उनके एल्गीज के कलर की वजह से इसके पानी का भी कलर चेंज होने लगता है, तो लोगों को लगता है कुछ तो हो रहा है। ठीक है, ओके। तो बुल्ढाना जिला में क्या है, लोनार लेक। लोनार लेक। लोनार लेक को हम किस नाम से जानते हैं, क्रेटर लेक के नाम से। क्रेटर लेक। ठीक है, कहेगा कि क्रेटर लेक किसे कहते हैं। अरे मतलब अगर नॉर्मली किसी ने पूछा कि क्रेटर लेक किसे कहेंगे, बरोबर। ठीक है, मेट्रॉइड के द्वारा बने हुए गड्ढे में भर गया पानी क्रेटर लेक कहलाता है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलेगा वर्धा। 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 वर्धा किस लिए फेमस है? वर्धा में सेवाग्राम आश्रम बनाया था गांधी जी ने। ठीक है, वर्धा का आश्रम, वर्धा का सेवाग्राम आश्रम किसने बनाया था, गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम गांधी जी ने बनाया था। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम गांधी जी के लिए फेमस है। ठीक है, तो वर्धा में है हमें सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम। ठीक है, वर्धा का सेवाग्राम आश्रम। वर्धा के आगे देखेंगे तो हमें मिलेगा नागपुर। 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 क्या नागपुर में नागों की संख्या है? नहीं, नागपुर शहर को जीरो माइल स्टोन कहा जाता है। मैं समझाता हूँ, क्या कहा जाता है, स्टोन, जीरो माइल स्टोन। मैं समझाता हूँ क्या होता है। जैसे अगर कोई रोड होता है और रोड पर हम लोग जा रहे होते हैं तो यहाँ कभी कभी पत्थर लगा रहता है और लिखता है कि पीलीभीत भीत 10 किलोमीटर, है ना, पत्थर पर लिखा रहता है कि नहीं। यानी कि वो क्या बताता है कि तुम जहां हो वहां से पीलीभीत अभी 10 किलोमीटर की दूरी पर है ना। तो वैसे ही ये जो मुंबई का, महाराष्ट्र का ये जो नागपुर है, नागपुर को हम लोग कहते हैं जीरो माइल स्टोन। ठीक है, यानी कि यहीं से हर जगह का डिस्टेंस मेजर किया जाता है। पूरे भारत में, पूरे भारत का अगर डिस्टेंस कहीं मेजर करना रहेगा ना, कितना दूरी पर है कितना दूरी पर नहीं है कौन, तो यहीं से मेजर किया जाता है जीरो माइल स्टोन। ठीक है, भारत की दूरी कहां से मेजर की जाती है, इस नागपुर से। ठीक है, नागपुर से। नागपुर में हमें पर्यावरण अनुसंधान केंद्र मिलेगा। पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट, अनुसंधान मतलब रिसर्च, केंद्र मतलब सेंटर। एनवायरमेंट रिसर्च सेंटर कहाँ देखने को मिलेगा, नागपुर में। नागपुर में हमें एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड देखने को मिलेगा। जैसे एयरफोर्स की अगर जहाजों का मेंटेनेंस वगैरह करना है तो कहां पर आके होता है, नागपुर में। ठीक है, नागपुर में। क्या नागपुर में नागों की संख्या है? नहीं, नागपुर को हम किस नाम से जानते हैं, जीरो माइल स्टोन का मतलब समझ में आ गया। ओके, एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड कहाँ है, नागपुर में। एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है। ठीक है, और उसके बाद कहेगा कि एनवायरमेंट रिसर्च सेंटर नागपुर में। सेवाग्राम आश्रम कहाँ है, वर्धा में। सेवाग्राम आश्रम किसके लिए फेमस है, हाँ, वहां कौन आदमी रहते थे,
गांधी जी, ठीक है। सेवाग्राम आश्रम गांधी जी के लिए फेमस है, ठीक है, गांधी जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं बुल्ढाना, बुल्ढाना किसके लिए फेमस है? लोनार लेक के लिए, लोनार लेक के लिए। औरंगाबाद शहर का नाम बदल के क्या हो गया? संभाजी नगर, संभाजी नगर। इतना समझ में आया? ओके। अब इस मुंबई से लेकर के नागपुर तक, मुंबई से लेकर के नागपुर तक एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, मतलब कि धीरे 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 कंप्लीट हो जाएगा, बन रहा है, जिसे कहते हैं महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। अब इसको कहते हैं कि एक्सेस कंट्रोल रोड। एक कुछ रोड होती है ना जिसे हम लोग, अभी इसका टर्मिनोलॉजी का मतलब समझना कि एक्सेस कंट्रोल रोड, इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस लाइन में तुम एक बार घुस गए तो 30 से 35 किलोमीटर तुम सीधे सीधे चलते जाना है। ये एक स्ट्रेट सड़क होती है, इसमें कहीं पर भी मोड़ नहीं होता है, ठीक है। अगर इसमें तुम गए तो वही रूट वाले लोग जाते हैं जिनको लंबी दूरी तय करनी है, जैसे मुंबई से किसी को औरंगाबाद जाना है, ठीक है, या फिर कहीं पर बुल्ढाना जाना है, या किसी को नागपुर जाना है, तो एक बार घुसो और सर 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 पहुंच जाओ। उसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल रूट, ठीक है। इसमें मुड़ान बहुत कम होता है, 20 से 30 किलोमीटर के बाद कोई मोड़ देता है, ठीक है, कि अगर तुमको कहीं और टर्न लेना है तो यू टर्न। मोड़ मतलब क्या? यू टर्न की बात कर रहा हूं, समझे? एक्सेस कंट्रोल। और यहाँ पूरी फेंसिंग होती है इसके चारों तरफ, ना उधर से कोई आ सकता है ना इधर से कोई जा सकता है। बस समझ में? मतलब ये रास्ते के बीच में से कभी कभी क्या होता है, गाय बैल लोग बोलते हैं ना, हाथ दिखा के ऐसे से रुको रुको रुको, हाथ दिखा के चले आते हैं। हाँ, तो ऐसा कोई क्रॉसिंग नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई शहर है इधर आजू बाजू में तो वो सबवे दे देता है, नीचे से लोग निकल जाते हैं। बात समझ में? तो इसमें सिर्फ गाड़ियां, अगर गाड़ियों का जो लेन है तो गाड़ी ही चलेगी, उसमें कोई भी तुमको रुकावट देखने को नहीं मिलता है एक्सेस कंट्रोल में। लेकिन एक्सेस फ्री अगर रोड रहता है तो उसमें जाते रहो, कोई हाथ दिखा देगा, रुको 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 हमें निकलने दो, गाय आ जाएगी तो गधा आ जाएगा, कुछ न कुछ आ जाएगा, रोकना पड़ जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मुंबई से नागपुर कौन सी सड़क है? महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, ठीक है, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। ना क्लियर है? ओके, ठीक है। ऊपर के सारे सेक्शन क्लियर हो गए पूरा? ओके। अब हम लोग चलते हैं नीचे की साइड, ठीक है। मुंबई हो गया, थाने हो गया, थाने से नीचे अगर आएंगे तो हमको देखने को मिलेगा पुणे, पुणे है ना, पुणे। कहेगा कि मौसम वैधशाला यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? पुणे में, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी पुणे में है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी पुणे में है। पुणे शहर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर हमें मेडिसिन के से रिलेटेड कई सारे प्लांट मिल जाते हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हमें एनडीए की ट्रेनिंग सेंटर मिल जाता है खड़गवासला, खड़गवासला, ठीक है, खड़गवासला। बात समझ में? तो पुणे में क्या क्या याद रखेंगे? इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी पुणे में है, मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, एनडीए ट्रेनिंग सेंटर पुणे में है, खड़गवासला, ठीक है, खड़गवासला पुणे में है। इतना क्लियर है? ठीक है। पुणे से नीचे उतरते हैं तो हमको दिखाई दे देता है सतारा। सतारा में हमें देखने को मिलेगा महाबलेश्वर। हमें क्या देखने को मिलेगा? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर कहाँ है? महाबलेश्वर, ठीक है, ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है, महाबलेश्वर, ठीक है। अब सतारा से अगर हम नीचे आते हैं तो हमें देखने को मिलेगा रत्नागिरी, रत्नागिरी। रत्नागिरी अल्फांसो आम के लिए फेमस है। जिस आम का माजा बनता है ना, माजा का जो टेस्ट होता है
वो सेम टेस्ट होता है अल्फांसो मैंगो। तो अल्फांसो आम का प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ होता है? रत्नागिरी। ठीक है, रत्नागिरी। अल्फांसो मैंगो के लिए रत्नागिरी। ठीक है, तो रत्नागिरी किसके लिए फेमस है? रत्नागिरी अल्फांसो आम के लिए फेमस है, अल्फांसो आम के लिए। इतना क्लियर है? ओके, रत्नागिरी से नीचे आते तो हमें देखने को मिलेगा कोल्हापुर। कोल्हापुर, कोल्हापुर किस लिए फेमस है? तो कोल्हापुर चप्पल के लिए फेमस है। ठीक है, कोल्हापुर चप्पल। कोल्हापुरी जो चप्पल होता है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। कहाँ गया ये? ठीक है, ये कोल्हापुरी चप्पल होता है, बढ़िया एकदम कुर्ता वगैरह पर पहना जाता है एकदम। ठीक है, तो ये चप्पल के लिए फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है। लेकिन कहेगा कि कोल्हापुर, कोल्हापुर और जो हमने ये देखा ना सतारा, ठीक है, ऊपर सतारा, कहेगा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भारत का वो कौन सा शहर था जिसे डलहौजी ने सबसे पहले कैप्चर किया था? सतारा को। ठीक है, सतारा को। सतारा, सतारा के बाद उसने कोल्हापुर, फिर धीरे 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 एरिया को उसने कब्जाना चालू किया था। हाँ 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 हाँ, बरोबर 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 बोला तुमने। ठीक है, जैसे वहां पर यूपी में बलिया था, बलिया, बागी बलिया, वैसे यहाँ पे सतारा, नाना साहेब। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी, सतारा, रत्नागिरी और कोल्हापुर। सतारा, रत्नागिरी और कोल्हापुर। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फटाक से, फिर इसके फिजिकल फीचर की तरफ चलते हैं। ठीक है, वापस। अच्छा, लातूर। ठीक है, जैसे कि सतारा हो गया, रत्नागिरी हो गया, कोल्हापुर हो गया, लातूर। लातूर में बहुत ही भयंकर क्या आया था? अर्थक्वेक आया था। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, इतना भयंकर था कि बहुत लोगों की जान माल की हानि हुई थी। लातूर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, चलो भाई, अर्थक्वेक। ठीक है, 1993 में लातूर में आया था ये अर्थक्वेक, बहुत ही भयानक अर्थक्वेक था। ठीक है, कई हजारों लोगों की मौत हो गई थी। पूरा दिखाई दे रहा है? पूरा 1993 की बात है ये, 1993 की बात। ये बहुत अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। 30 सितंबर 1993, काला दिन के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, हाँ, तो यहाँ लातूर में नॉर्मली यहाँ पर अर्थक्वेक आने नहीं चाहिए। एक्चुअली कैसा है कि ये पूरा का पूरा कैसा है, पहाड़ी इलाका है और प्लेटू है। ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहीं आसपास से क्या ब्लास्ट हुआ था बहुत साल पहले, जो वोल्केनोस थे, और वो वोल्केनो का लावा पूरा फैला हुआ है यहाँ से, और यहाँ पर फैलते 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 वो आगे कहाँ तक पहुंचा है, इसमें देखा था, छोटा नागपुर का प्लेटो, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल तक थोड़ा 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 पोर्शन पहुंच गया है। तो जब कहते हैं ना कि लाइक जब वोल्केनो ब्लास्ट होता है तो उसकी परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत ऊपर चढ़ती जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा जो एरिया है ना वो बहुत हार्ड हो चुका है। तो जब कभी अर्थक्वेक आता है तो अंदर ही छुपा के रह जाता है। ठीक है, बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन कहते हैं कुछ परतें भी होती हैं, जैसे अगर पिघल के गया तो कहीं कहीं परत पतली हो जाती है ना, पतली परत रह गई, कहीं कम अगर गया, जहां पतली परत होगी। अब सपोज यहाँ पर अर्थक्वेक आया, यहाँ पर बहुत मोटी परत है, यहाँ इसकी एनर्जी इधर तो जा नहीं पाएगी, लेकिन ये एनर्जी निकलने की कोशिश करेगी, और जहां पर परत जो लेयर्स कमजोर होगी वहां का सोच क्या करेगा, पूरा का पूरा उखाड़ देगा। और यही सिचुएशन हुआ है लातूर में। इधर का पूरा एरिया तो मोटी परत से बना हुआ है, ठीक है, लावा का, लेकिन इधर जो लातूर वाला सेक्शन था वहां पर लेयर्स पतले थे, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा इम्पैक्ट कहाँ गया, लातूर पर, और सब लोग ढह गए, उसी में दब के मर गए। ठीक है, तो 1993 की ये सिचुएशन लातूर में क्या आया था, अर्थक्वेक। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके फिजिकल जो फीचर्स हैं उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, फिजिकल फीचर्स के बारे में देखो, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में, अच्छा थोड़ा सा इस वाले सेक्शन में देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपरी सेक्शन को ना पहले खान देश के नाम से जाना जाता था।
जहां मैंने मार्किंग किया है, किस देश के नाम से? खान देश। ठीक है, खान देश, हमने हिस्ट्री में पढ़ा भी है, खान देश के नाम से। ठीक है, खान देश के नाम से जाना जाता था। ये खान देश दो पहाड़ियों के बीच में रहता था। दो पहाड़ियों के बीच मतलब वैलीज में कौन कौन सी हो जाएगी? अगर मध्य प्रदेश में हम बात करें तो ऊपर से कौन सी आती है? विंध्याचल की पर्वत। नीचे सेक्शन में आएगी सतपुड़ा, और यहाँ महाराष्ट्र में है अजंता। अजंता, ठीक है, अजंता, अजंता माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो यहाँ अगर हम कहें मध्य प्रदेश में से आती है कौन सी नदी? नर्मदा, और यहाँ बीच में से निकलती है तापी। ठीक है, तापी, तापी। तो कहेगा कि ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है जो सिर्फ महाराष्ट्र में फैला हुआ है? अजंता। ठीक है, अजंता। और इसी अजंता माउंटेन रेंज में हमें अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने को मिलती हैं। ये अजंता और एलोरा की गुफाएं इस तरीके से बनाई गई हैं, पूरी एकदम पत्थरों को, पूरे पहाड़ों को काट काट करके बनाया गया है। समझ में आ रहा है? पूरे पहाड़ों को क्या करके बनाया गया था? काट के बनाया गया था। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूं। दिखाई दे रहा है? ये पूरे के पूरे बड़े बड़े पहाड़ थे, उन पहाड़ों को डायरेक्ट काटा गया है। ऐसा नहीं कि इनको किसी अलग अलग चीजों से, जैसे वो होता है ना आज के टाइम में घर बनता है तो हम लोग इसका ब्रिक्स का यानी ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना किसी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। पूरे बड़े से बड़े पहाड़ थे, उन्हीं को काट करके पूरी डिजाइनिंग दी गई है। क्लियर है? ओके, तो अजंता एलोरा की गुफा है, अजंता जो माउंटेन रेंजेस है वहां पर देखने को हमें मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें तो यहाँ जो एरिया, ये पार्ट रहता है, यहाँ पर जो पहाड़ों का एक रेंज है जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट का वो पोर्शन जो इस महाराष्ट्र वाले एरिया में पड़ता है उसे हम कहते हैं कोंकण। कोंकण, कोंकण क्या कहते हैं? कोंकण। कहेगा कि इस कोंकण रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो कलसूबाई, कलसूबाई, कलसूबाई। और दूसरा हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट या सह्याद्री, इसे कहते हैं सह्याद्री पश्चिमी घाट भी कहते हैं, कोंकण माउंटेन रेंज भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो सह्याद्री वेस्टर्न घाट या कोंकण घाट, या अगर हम बात करें पूरा का पूरा ये पूरा का ये तो वेस्टर्न घाट कहलाता है। जैसे इधर के माउंटेन पर्वतों को हम कहते हैं ईस्टर्न घाट, तो वैसे ही इधर भारत के वेस्ट में जो माउंटेन्स हैं उन्हें हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, है ना। वेस्टर्न घाट का वो सेक्शन जो महाराष्ट्र में आता है उसे हम क्या कहते हैं? सह्याद्री या कोंकण। ठीक है, सह्याद्री या कोंकण। ठीक है, सह्याद्री या कोंकण। कहेगा कि इसका सह्याद्री या कोंकण या वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक तो कलसूबाई। ठीक है, कलसूबाई। ये दूसरा हाईएस्ट पीक महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ठीक है, ओके। इस महाराष्ट्र की पूरी जो मिट्टी है अगर हम बात करें, ये मिट्टी काली है। तो ये मिट्टी कहेगा कि जो काली मिट्टी महाराष्ट्र की मिट्टी किससे बनी हुई है? तो ये वोल्केनो के इरप्शन से बनी हुई है। ठीक है, वोल्केनो यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो इससे जो लावा निकलता है, वो लावा जब अंदर से निकलता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। जैसे जमीन पर आता है उसे हम लावा कहते हैं, और ये लावा जब ठंडा होता है तो काला काला बन जाता है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो मिट्टी बनी है वो किससे बनी हुई है? इस अर्थक्वेक के फटने से बनी हुई है, लावा से बनी हुई है। ये काली मिट्टी किसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है? तो ये कॉटन प्रोडक्शन के लिए यूजफुल होती है। तो कॉटन का प्रोडक्शन महाराष्ट्र वाले एरिया में बेहतरीन होता है। लेकिन धीरे धीरे अब कॉटन के प्रोडक्शन में गुजरात आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन के लिए और कई चीजों फैक्टर का होना जरूरी है। जैसे कि 120 दिन तक धूप चाहिए उसको, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए रहता, नम एरिया चाहिए रहता, मॉइस्चराइज एनवायरमेंट चाहिए रहता है, जो यहाँ महाराष्ट्र में मिल जाता है। लेकिन वो सेम सिचुएशन धीरे धीरे हमें गुजरात में भी देखने को मिल जाता है। और गुजरात में अगर हम बात करते हैं तो गुजरात वाले एरिया में थोड़ा बहुत हमें इंडस्ट्री भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से अब धीरे धीरे गुजरात भी कॉटन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया है। ठीक, लेकिन कहेगा कि काली मिट्टी मोस्टली कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र वाले एरिया में। किससे बनी हुई है? तो लावा से बनी हुई है। किसके लिए यूजफुल है? कॉटन प्रोडक्शन के लिए यूजफुल है। बात समझ में आई? ओके, अच्छा, ये जो नागपुर और वर्धा हमने पढ़ा, यहां से याद रखना, यहाँ से जो एरिया है जो मैंने अभी मार्किंग करी, उसको हटा दूं थोड़ा सा, तो समझाता हूँ।
इस ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र को हम लोग कहते हैं विदर्भ, ठीक है, विदर्भ, विदर्भ, विदर्भ। और ये विदर्भ वाले एरिया में सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है, सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है, तो गवर्नमेंट ज्यादा इधर ध्यान नहीं देती है, इसलिए यहाँ के लोग धीरे 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 विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग करने की मांग करते रहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, वैसे ही धीरे 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 महाराष्ट्र से कौन अलग हो जाएगा, विदर्भ। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, है ना, ये उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, ठीक है। उसी तरीके से एक वक्त आएगा कि जब महाराष्ट्र से ये विदर्भ वाला सेक्शन अलग हो जाएगा, और जब विदर्भ का सेक्शन अलग हो जाएगा तब उसकी कैपिटल बनाई जाएगी नागपुर। हाँ, महाराष्ट्र के अगर हम देखें तो टेक्निकली 2 कैपिटल हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जब ये विदर्भ अलग हो जाएगा, विदर्भ, तो हो सकता है या तो नागपुर बने या अमरावती बने, ठीक है, ये 2 में से कोई एक बन सकता है, ठीक है। तो ईस्टर्न सेक्शन को हम क्या कहते हैं, विदर्भ कहते हैं, ठीक है, विदर्भ। इतना क्लियर है, ओके। महाराष्ट्र के बीच में अगर हम कहें, हमें कौन सी पहाड़ी देखने को मिलती है, अजंता, अजंता, ठीक है, अजंता, अजंता माउंटेन रेंज। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो मध्य प्रदेश का एरिया था, यहाँ पर हमने देखा था बुरहानपुर दर्रा, है ना, बुरहानपुर दर्रा। एमपी में हमने पढ़ा था, ये जो निचला वाला सेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, एक पास है और एक डिस्ट्रिक्ट भी है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर क्या है, बुरहानपुर दर्रा। ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऊपर नॉर्थ इंडिया को और नीचे साउथ इंडिया को ज्वाइन करता है, बरोबर, ज्वाइन करता है। वैसे ही हमें महाराष्ट्र में 2 दर्रे देखने को मिलेगा, एक को कहते हैं थाल घाट और एक को कहते हैं पाल घाट या भोर घाट, सॉरी पाल घाट नहीं, भोर घाट, ठीक है। क्या कहते हैं, भोर घाट और थाल घाट। तो ये जो नासिक और थाने के बीच में एक दर्रा मिलेगा उसे हम कहेंगे थाल घाट, ठीक है। नासिक और थाने के बीच में हमें एक दर्रा मिलेगा, पास मिलेगा, उसे कहेंगे थाल घाट, ठीक है, थाल घाट, थाल घाट। और ये जो पुणे और थाने के बीच में मिलेगा उसे हम कहेंगे भोर घाट, भोर घाट, भोर घाट, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे कौन कौन से, थाल घाट, थाने के ऊपर, थाने के ऊपर थाल घाट, और यहाँ थाने के नीचे भोर घाट, ठीक है, थाने के नीचे भोर घाट। समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया, ओके। अच्छा, भारत में ना कुल देखा जाता है तो 12 ज्योतिर्लिंग हमें देखने को मिलते हैं, जो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे अधिक ज्योतिर्लिंग हमें इस महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है, सबसे अधिक ज्योतिर्लिंग हमें कहाँ देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। हाँ, यूनेस्को साइट भी महाराष्ट्र में ज्यादा देखने को मिलता है। 3 अगर मैं बात करूं कि 3 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो 3 ज्योतिर्लिंग में बता दूं, एक तो है त्र्यंबकेश्वर, मतलब कि त्र्यंबकेश्वर, और एक है गृहनेश्वर। मैं ये दिखाता हूँ, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बहुत ब्यूटीफुल चर्च है एक्चुअली, त्र्यंबकेश्वर, गृहनेश्वर। त्र्यंबकेश्वर की खासियत क्या है कि वहां पर जो शंकर जी हैं, शंकर जी को ना 3 मुंडी, मतलब 3 मुंडी, उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जन को दिखाया गया है, इसलिए उसका नाम पड़ा है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर। और तीसरा वाला ये त्र्यंबकेश्वर, गिरिनेश्वर, गृहस्नेश्वर, और एक कौन सा तो था याद नहीं, ठीक है, तीसरा भीमा शंकर, ठीक है। 3 यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर। दूसरा हमें देखने को मिलेगा भीमा शंकर, भीमा शंकर, ठीक है। और तीसरा हमें ग्रीनेश्वर, ग्रीनेश्वर या ग्रीसनेश्वर जिसको भी कहते हैं, ग्रीसनेश्वर भी कहते हैं,
ग्रिसनेश्वर, ग्रिसनेश्वर। ठीक है, तो 3 ये ज्योतिर्लिंग यहाँ फेमस है मुंबई में, ग्रिसनेश्वर, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन कौन से, ये भीमा शंकर, कहेगा भीमा शंकर किस नदी के किनारे है, तो भीमा नदी के किनारे है। ठीक है, भीमा नदी के किनारे। और त्र्यंबकेश्वर कहाँ है, तो त्र्यंबकेश्वर हमें नासिक में देखने को मिलेगा। नासिक में और कौन है, शिरडी के साईं बाबा। ठीक है, नासिक में, नासिक में हमें क्या देखने को मिलेगा, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर। और औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद में हमें ग्रिसनेश्वर देखने को मिलेगा, ग्रिसनेश्वर। ठीक है, औरंगाबाद में ग्रिसनेश्वर, ग्रिसनेश्वर। लेकिन भीमा शंकर वाला याद रखना, भीमा शंकर कहेगा कि भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे है, तो भीमा रिवर के किनारे है, भीमा रिवर के किनारे है। बात समझ में आया? ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं इस पासेस की बात करूं, पासेस, पासेस, तो थाने और नासिक के बीच में जो पास है उसे क्या कहते हैं, थाल घाट। थाने के ऊपर थाल घाट, थाने के ऊपर थाल घाट। ठीक है, थाने के ऊपर थाल घाट। अच्छा, लोनावला कहाँ है, हाँ मतलब ये ना, ये जो एरिया दिखाई दे पुणे और सतारा के बीच में, ये लोनावला। तो यही लोनावला के पास या हम बात करते हैं, ये पुणे और सतारा के बीच में जो पास है उसे हम क्या कहते हैं, भोर घाट, भोर घाट। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट। अब मैंने याद करने के लिए कैसे बताया कि थाने के नीचे तो भोर घाट और थाने के ऊपर तो थाल घाट। ठीक है, थाने के नीचे तो भोर घाट और थाने के ऊपर तो थाल घाट। ठीक है, थाल घाट, थाल घाट। इतना समझ में आया? ये हो गया मुंबई और पुणे, मुंबई पुणे के बीच में तो यहाँ आया लोनावला, यहाँ रहना चाहिए, इधर नहीं। सतारा के पास लोनावला, ये तो बहुत नीचे आ जाएगा, ये यहाँ रहेगा मोस्टली लोनावला। मुंबई और पुणे वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ यहाँ रहेगा लोनावला। तो थाने के नीचे भोरघाट और थाने के ऊपर थालघाट। ठीक है, ये लोकेशन ठीक है, ज्यादा कुछ बट ये नाम याद रखना कि थालघाट और भोरघाट पास कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से जोड़ता है कौन, कौन सा पास, बुरहानपुर, बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर हम 2 नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो नासिक से जो नदी का उद्गम होता है उसे हम कहते हैं गोदावरी, है ना, गोदावरी। और यहाँ सतारा से जो उद्गम होता है उसे हम कहते हैं कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा। तो महाराष्ट्र से 2 नदियों का उद्गम होता है वेस्टर्न घाट से। कौन कौन सी है, एक ऊपर वाला सेक्शन से हम गोदावरी और नीचे वाले सेक्शन से कृष्णा। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा। इतना क्लियर है? और इस तरीके से हमारा जो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों खत्म होता है। ठीक है।